हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम मई के जो बचे हुए करंट अफेयर हैं, उससे पहले मैंने 25-25, 26-26 मिनट के वीडियोस हैं मई के करंट अफेयर के, वो अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, लास्ट में ये बचे हुए करंट अफेयर है, ये टॉप 300 की सीरीज है। यहाँ से करंट अफेयर आपके बचेंगे नहीं, एग्जाम में सारे हिट होंगे ऑलमोस्ट, अगर मई के करंट अफेयर आते हैं। और 72 बीपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा, और यूपीपीसीएस वगैरह या कोई भी वनडे एग्जाम हम देंगे तो। और मैंने एक एक्टिव रिकॉल वाला वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है, एक्टिव रिकॉर्ड का। तो एक्टिव रिकॉल में क्या होता है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। फॉर एग्जांपल्स, अगर मैं इसका आंसर हाइड कर दूं कि ये आंसर अगर मैं हाइड कर दूं कि एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप कमेटी जो इसकी मीटिंग हुई है वो कहाँ हुई है, ब्रिक्स का जो एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप्स मीटिंग है ये कौन से स्टेट में हुई है, तो आपको स्ट्रेस पड़ेगा दिमाग पे, आपको सोचना पड़ेगा आंसर, तो आपको फिर मैं आंसर बताऊंगा तो उसके बाद आपका आंसर याद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूँ आपसे सी पी आई का जो बेस ईयर है वो क्या हो गया अभी, तो आपको कन्फ्यूजन होगा उससे पहले। तो फिर बाद में अगर मैं आपको आंसर बताऊंगा तो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा वो, और आपको नोट डाउन करना है ये अपने नोट्स में, ये जो चीज़ मैं बताऊंगा। तो वो वाला सेशन आप जाके जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फिर एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप्स मीटिंग हुई ब्रिक्स की रिसेंट में, तो कौन से स्टेट में हुई? एमपी के यूपी, एमपी के इंदौर सिटी में हुई। कहाँ हुई है? इंदौर सिटी में। आपको पता है एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान है ना, अभी जो एमपी के सीएम थे लास्ट बार, तो एमपी के ही हैं, तो इसकी मीटिंग भी एमपी में हुई है, अभी वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में काफ़ी सारे फैक्ट बनेंगे इस साल, काफ़ी ज़्यादा इसकी मीटिंग हुई है। जैसे इसकी एक कल्चरल वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग हुई है, तो ये वाराणसी में हुई है, बनारस में। ठीक है, इसकी थीम के बारे में पूछा जा सकता है, थीम का है, और ये इसका कौन सा एडिशन था? ये 18th एडिशन था ये। ठीक है, इसके मेंबर्स कौन कौन है ये आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि इसकी थीम क्या है इस साल की? बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये आपको 4 पिलर हैं, आपको याद होनी चाहिए इसके। 17th वाला ब्रिक्स कहाँ होता? लास्ट 17th ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी, तो वो हुई थी रियो डी जेनेरियो में। और एक बार ना G20 की मीटिंग के पुराने वाले थीम पूछ लिए थे इन्होंने, तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत आइडिया। जो 70th ब्रिक्स हुआ है तो उसकी थीम क्या है? उसकी थीम है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ फॉर मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल गवर्नेंस। ग्लोबल साउथ की बात की है यहाँ, इससे आपको याद हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम सारा करंट अफेयर कवर कर लेंगे, जो भी पॉइंट है 50-60 पॉइंट होंगे वो सारे कवर कर लेंगे। तो सीपीआई का जो बेस ईयर है उसको चेंज किया गया है रिजेंट में, अभी 2024 कर दिया गया इसके बेस ईयर को चेंज करके। तो पहले बेस ईयर क्या था? 2012। सीपीआई जो आरबीआई ये जो रिलीज करता है, कौन करता है? ये मॉस्पी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करके है ना। और अप्रैल 2026 में हमारा इन्फ्लेशन कितना है? कंज्यूमर प्राइस रेट, कंज्यूमर प्राइस पे ये है 3.48। कितना है? 3.48। और लास्ट ईयर कितना था सेम 2025 में? तो 3.16 था, ये थोड़ा सा बढ़ा है बिल्कुल, बट लिमिट में है। आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है आरबीआई की, जो 2016 में बनी थी, उसका टारगेट है ना, कितना रखना है उनको? इन्फ्लेशन 4 ± 2, तो 2 से 6 के बीच रखना है उनको इन्फ्लेशन का टारगेट। चलो आगे करते हैं। फिर ला लीगा टाइटल, ठीक है, ये किसने जीता? FC बार्सिलोना ने जीता इसको फुटबॉल में। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और रेयर डिसीजेस। रेयर डिसीज़ क्या होते हैं? ऐसे डिसीज़ जो बहुत कम पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, उसको ऑर्फन डिसीज़ भी बोलते हैं। और इसकी कॉन्फ्रेंस जो हुई वो न्यू दिल्ली में हुई। ठीक है, 70% रेयर डिसीज़ ऐसे हैं जो जेनेटिक है, मतलब उसके लिए रिसर्च वगैरह काफ़ी कम की गई है, बहुत कम पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, तो रिसर्च डेवलपमेंट में इंटरेस्ट नहीं रहता है कंपनीज़ का। तो सरकार ने 2021 में इसके लिए पॉलिसी भी लेकर आए थे सरकार। अब कुछ रेयर डिसीज़ के नाम है आपको मैं बताऊं, जैसे हीमोफीलिया हो गया, ये शॉर्ट फॉर्म है ये। फिर SMA, LSD, गौचर, पोम्पे, ये डिसीज़ के नाम है ये। तो रेयर डिसीज़ काफ़ी कम लोगों को अफेक्ट करते हैं, तो इसके लिए अवेयरनेस के लिए काफ़ी कॉन्फ्रेंस वगैरह की जाती है। फिर आता है आर्चरी वर्ल्ड कप। ठीक, आर्चरी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? संघाई में। कैपिटल ये संघाई में हुआ, चाइना की सिटी है संघाई। जैसे चाइना की कैपिटल तो ब्रिक्स है, वो ब्रिजिंग। चाइना की कैपिटल क्या है? ब्रिजिंग। ठीक है, और तो आर्चरी जो वर्ल्ड कप हुआ इसमें टॉप कौन किया? इंडिया ने टॉप किया। ठीक है, और चाइना सेकंड पे रहा, चाइना को हराया। फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया। ये 15 नर्स को दिया गया, नर्सिंग पर्सनल को। कितने को दिया? 15 को। एग्जामिनर यही फैक्ट पूछ लेगा, कितने लोगों को मिला?
तो 15 लोगों को मिला ये। बस इतनी ही चीज़ पूछी जाएंगी, नाम तो नहीं पूछे जाएंगे। फिर हाँ, IIT मुंबई ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन प्रोजेक्ट प्लांट। इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन प्लांट, ये IIT मुंबई का है, ना कि IIT मद्रास का। कार्बन को कैप्चर किया जाएगा। आपको पता है आइसलैंड एक कंट्री है जो नॉर्वेज कंट्री, यहाँ भी कार्बन कैप्चर के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट वगैरह काम कर रहे हैं। और इसको किसने लॉन्च किया? यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इसको लॉन्च किया। फिर आगे आते हैं सेहत। सेहत मिशन है क्या? ये बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे मिशन चला गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसमें क्या है? साइंस फॉर एक्सीलेंस फॉर हेल्थ, जो हेल्थ इंप्रूव करनी है थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन मिशन। क्योंकि एग्रीकल्चर में न्यूट्रिशन अगर अच्छे हैं, एग्रीकल्चर के थ्रू हमारे जो न्यूट्रिशन खा रहे हैं वो अच्छा है, तो हमारी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी ना। तो एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज न्यूट्रिशन थ्रू एग्रीकल्चर, हेल्दी फूड्स, हेल्दी फार्म्स, हेल्दी इंडिया। ये इसका ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके 5 प्रायोरिटीज एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया इसमें। जैसे बायोफोर्टिफिकेशन किया जाएगा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होता है? उसमें डेयरी भी किया जाएगा, डेयरीज का भी फोकस किया जाएगा, और एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ पे भी फोकस किया जाएगा, फॉरेस्ट्री वगैरह पे भी फोकस किया जाएगा। तो काफ़ी इंटीग्रेटेड तरीके से करना है। और फिर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ प्रिवेंशन पर काम करना है, ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, फिर वन हेल्थ प्रिपेयर्डनेस। तो इसके ये 5 प्रायोरिटीज़ एरियाज हैं। क्या नाम है प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट सेहत, सेहत मिशन। मिशन का नाम है सेहत मिशन। किसने लॉन्च किया? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। फिर वीवी राम जी के बारे में ये न्यूज़ में इसलिए है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा अब 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2026 से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये 2025 में एक्ट आया था, 2005 के एक्ट को इसने रिप्लेस कर दिया है। तो 100 डेज था पहले एम्प्लॉयमेंट, अब 125 दिन कर दिया है। जो जो चीज़ चेंज हुई है वो आपको याद करनी होती है। पहले 100% सेंटर फंडिंग था ये, अब 40 रेशियो 60:4 का कर दिया ना, 60:40 का। तो 60% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी फंड, और 40% स्टेट। और फिर है एक इसमें 60 दिन का, अगर सीजन अगर पीक करता है सोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन, तो 60 दिन के लिए हॉलीडे भी रखा गया, सीजनल पाउस बोलते हैं जिसको। क्योंकि और 4 एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया है जिसमें काम किया जाएगा। जो 4 एरियाज़ के 4 टाइप्स के प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ठीक है, फिर आगे आते हैं इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या हो जाएंगे, मेंस में एग्जामिनर पूछ सकता है ना। फिर फर्स्ट रीजनल कोऑपरेटिव रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस, ये एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। पहला रीजनल कोऑपरेटिव रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? आइजोल में हुई, त्रिपुरा के आइजोल में। ठीक है, विजन क्या है? सहकार से समृद्धि, विजन है इसका सहकार से समृद्धि। फिर ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। MSP, अभी रिसेंटली खरीफ क्रॉप्स की ना MSP डिसाइड की गई है। तो जिसमें पैडी को कितना मिला है? 72 रुपये इंक्रीज किए गए हैं पैडी के, ठीक है, राइस के। तो 2441 रुपये पर कुंटल हो गई है प्राइस, 2441 रुपये कुंटल प्राइस हो गया है। ठीक है, फिर ये कॉटन का कितना है? 7521 रुपये। मैंने इसका नहीं लिखा कितने रुपए बढ़े हैं, लेकिन ओवरऑल आपको प्राइस पता होना चाहिए क्या है। तो एग्जामिनर क्या बना सकता है? पहले तो MSP डिसाइड कौन करता है और अप्रूव कौन करता है? तो डिसाइड जो करता है वो करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। फाइनल अप्रूवल यही देता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। इसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर। लेकिन डिसाइड कौन करता है? ये है CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। क्या है? कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP। ये स्टैचुरी बॉडी नहीं है ये, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फार्मिंग एग्रीकल्चर के अंदर काम करता है इसको, और ये डिसाइड करती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है पहले, MSP कौन डिसाइड करता है? CACP, आपको याद रख लेना है। और फिर मूंग का प्राइस कितना है? 9000, 9000 इसका मूंग का प्राइस है। फिर अरहर का कितना है? 8200। फिर बाजरा का कितना है? 2775। फिर मेज का 2400 रुपये। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए, जैसे कि पैडी का तो बहुत ज़रूरी है। एक बार UPPCS में पूछ लिया था इसका, पैडी को कितनी MSP मिली है। फिर आगे चलते हैं, जैसे कि मेज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है बिहार का। जैसे बिहार, जैसे कि मेन तो राइस होता है, वीट होता है, थर्ड नंबर पे मेज आता है ना। 2400 रुपये मिले मेज को, 2400 रुपये पर कुंटल है ये। फिर आता है किम्बर्ली प्रोसेस।
तो किम्बर्ली प्रोसेस क्या है, इसकी भी मीटिंग हुई मुंबई में। किम्बर्ली जो है इसका रिलेशन डायमंड से है। ये ना इनफॉर्मल टाइप्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 2003 में बना था। गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी और इंडस्ट्री के इसमें मेंबर्स होते हैं। इसकी जो रिकमेंडेशन है बाइंडिंग नहीं होती, लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो क्या है, डायमंड से रिलेटेड चीज़ों को डील करता है कि डायमंड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स, उसकी स्टैंडर्ड सेटिंग से। तो मुंबई में इसकी मीटिंग हुई। एग्जामिनर ये क्वेश्चन बना सकता है क्योंकि मीटिंग्स अगर न्यू दिल्ली में मीटिंग होती है तो जनरल सारी मीटिंग्स होती हैं। अगर कोई अलग जगह मीटिंग होती है तो एग्जामिनर का फोकस हो जाता है उस पर। तो मुंबई में हुई इसकी मीटिंग, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ पढ़ लेनी है। फिर एक दो माइन के नाम और बताऊँ मैं डायमंड के, ठीक है। फिर आर्जिल माइन, आर्जिल माइन ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। फिर है जवानिंग, जवानिंग माइन ये कहाँ है, बोस्वाना में। अगला न्यूज़, फिर ये 10वीं डिफेंस टॉक हुई, डिफेंस पॉलिसी टॉक न्यू दिल्ली में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। वही डिफेंस टाइज को इंक्रीज करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स डिफेंस से रिलेटेड। फिर आगे आते हैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट, ठीक है, EGR। इसको लॉन्च किया है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। ये क्या करेगा, जो हम इतना गोल्ड खरीद रहे हैं ना उसका सब्स्टिट्यूट है ये। तो ब्रिज करेगा गैप बिटवीन फिजिकल गोल्ड एंड फाइनेंशियल मार्केट। फिर आगे आते हैं, सिंपल सी यही चीज़ पूछी जाएगी, ये क्या सेबी ने लॉन्च किया या फिर सरकार ने लॉन्च किया। तो NSE ने लॉन्च किया इसको, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट। फिर साथी इनिशिएटिव, साथी इनिशिएटिव किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी का। साथी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश करेगा शेयर स्टेट ऑफ आर्ट रिसर्च टेस्टिंग फैसिलिटीज़। वही R&D फैसिलिटीज़ डेवलप करनी है साथी इनिशिएटिव के अंतर्गत। साइंस टेक्नोलॉजी का ये इनिशिएटिव है, ठीक है। फिर हंता वायरस, ये क्वेश्चन एग्जाम में रखा हुआ मिल सकता है आपको। ये है क्या, ये वेक्टर बोर्न है या फिर वायरल है, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो ये वायरस है ना, तो रोडेंट से आता है, चूहा, चूहे के थ्रू फैलता है ये, ठीक है, रोडेंट। जोनेटिक डिसीज हो गया क्योंकि एनिमल से आया है। जोनेटिक डिसीज क्या होते हैं, जैसे कि इबोला वायरस है, इबोला वायरस कहाँ है, ये एनिमल से है ना इबोला, तो ये जोनेटिक डिसीज हो गया। तो हंता वायरस भी रोडेंट से फैलता है, एक जोनेटिक डिसीज है ये। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ है, WHO ने देखा है कि 3 लोगों की डेथ हो गई। डच का एक शिप है, क्रूज शिप, शिप का नाम भी आपको याद रख लेना है, डच MV होंडियस। ये डच का क्रूज शिप है, ये अटलांटिक ओशन में था ये, जहाँ 3 लोगों की डेथ हो गई जहाँ, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेता है ना जो शिप, एक बार पूछ लिया था इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये वेक्टर से नहीं फैलता है, इंसेक्ट से नहीं फैलता है, ठीक है। फिर थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट कहाँ हुआ, ओस्लो में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नॉर्डिक समिट USA के साथ होता है या फिर इंडिया के साथ होता है। तो इंडिया का नॉर्डिक समिट हुआ ओस्लो में, इंडिया और नॉर्डिक समिट थर्ड हुआ है। पहला 2018 में हुआ था, फिर 2022 में हुआ। हर बार 4 साल के गैप के बीच हो रहा है ना। स्टॉकहोम में पहला हुआ था, ठीक है। ये सब चीज़ आपको याद रख लेनी है। एक इसमें बात किस चीज़ पे गई, इंडिया ने एक यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज़ के साथ जो मदर ऑफ डील है उससे पहले एक FTA साइन किया था ना, जिसको बोलते हैं टेपा, ठीक है। जिसका टारगेट था $100 बिलियन का ट्रेड करना है 15 साल में और 1 मिलियन जॉब्स जनरेट करनी है। तो इस सारे समिट पे इन सारी चीज़ों पे बात हुई, ठीक है। अगला ये समिट फिनलैंड में हो सकता है, इस साल ओस्लो में हुआ। तो एग्जामिनर पूछ लेगा क्या पता इंडिया में हुआ हो, ये इस तरह के फैक्ट बन जाते हैं ना। फिर पीरियोडिक लेबर्स फोर्स सर्वे, ये जनवरी से मार्च 2026 का आया है भी है, लेकिन मैंने गूगल पे सर्च किया था, अप्रैल का भी आ गया है। अप्रैल की रिपोर्ट्स भी उन्होंने अपडेट की हुई है, तो लेटेस्ट वाला अगर याद रखेंगे तो आपको सही रहेगा। तो ओवरऑल हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है, 52.2, 52.2%। रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है 54%, अर्बन एरियाज़ में कम है 46%। बट वुमेन की अगर बात करें, फीमेल का, अप्रैल 2026 तक का है यहाँ डेटा, तो रूरल एरियाज़ में कम है, ज़्यादा है रूरल एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ में 22% है, रूरल एरियाज़ में 36 है, और ओवरऑल जो है 32% है। इतना ही आपको याद रखना है, 32.1। एक यहाँ से क्वेश्चन तो हमेशा बनता है ना, फीमेल लेबर्स फॉर पार्टिसिपेशन कितना है, तो आपको याद रखना है 32% है अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। और इसमें मार्च तक का अगर अपडेट पूछा था ना तो उसमें 34.7 दिया हुआ था, जो अप्रैल वाला है उसमें 32 है। फिर आता है हाँ, GDP ग्रोथ रेट क्या रहता है, रह सकता है 26 में,
6% रह सकता है मूडी के अकॉर्डिंग्स जो, और IMF के अकॉर्डिंग कितना रहेगा 6.5%, और RBI के अकॉर्डिंग कितना रहेगा 26-27 में 6.6%। तो ये भी आपको याद रख लेना है। कंट्री स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोग्राम, कंट्री स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोग्राम, ये इंडिया ने साइन किया है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, किस किस के बीच साइन हुआ ये प्रोग्राम जो स्टार्ट किया जाएगा, इंडिया और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोग्राम। चलो फिर आगे, USA और चाइना समिट, USA और चाइना का समिट हुआ अभी बीजिंग में। पता है ना, यहाँ ट्रंप गए थे, किसी प्रेसिडेंट ने 9 साल बाद विजिट किया USA में भी वहाँ। तो इसमें काफ़ी सारी डील हुई कि चाइना को इतना परसेंटेज खरीदना है, $20 बिलियन का इंपोर्ट करना है, ये सब चीज़ बात हुई। डिटेल में क्वेश्चन बनेगा तो चांसेस तो हैं इसका, कुछ पूछ सकते हैं स्टेटमेंट वगैरह, तो वो आपको एक बार गूगल करके देख लेना है क्या हुआ इसमें। बाकी लोकेशन पूछेगा मेन तो। प्रोजेक्ट सक्षम, क्या है प्रोजेक्ट सक्षम? ये क्या है, एम्पावर करेगा यूथ और वुमेन को। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया इसको, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट सक्षम। फिर हाँ, ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है हेग में, जो है नीदरलैंड में, इसका कुछ डिसीजन वगैरह आया था। रातले जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और किशनगंगा रिवर प्रोजेक्ट जो है, तो इंडिया ने उसको मानने से मना कर दिया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। जो है क्या है, ये इंडस वाटर कमेटी है ना 1960 वाली जो है, उसके अंतर्गत। ठीक है, आपको पता होगा जो 6 रिवर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, इसमें एग्जाम ने पिछली बार पूछा था ना, जैसे इंदस आ गई, झेलम आ गई, चेनाब हो गई, तो 3 रिवर तो ये पाकिस्तान की ओर है जो इंदस वाटर ट्रीटी है। इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास, 3 रिवर इंडिया के पास है वाटर जिसका यूज़ करेंगे। फिर किशनगंगा जो है, किशनगंगा रिवर का ही नाम है ये, और रातले जो है ये चेनाब रिवर पे है, और 1960 में हुई थी ट्रीटी है, और इसको वर्ल्ड बैंक ने मीडिएशन किया था, ब्रोकर। फिर आता है जिंजर मिशन। ठीक है, अदरक के लिए मिशन चलाया गया मिजोरम में, 189 करोड़ रुपीज़ खर्च करेगी सरकार। ये कौन सी मिनिस्ट्री ने चलाया, मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, फिर ज्योतिराज सिंधिया ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, 3-4 मिशन और चलाए गए हैं अभी। अभी आपको पता है ना, पाइनएप्पल के लिए भी चलाया गया था त्रिपुरा में, पाइनएप्पल के लिए त्रिपुरा में, और अरुणाचल प्रदेश का कीवी, और नागालैंड की कॉफ़ी, और ये अदरक वाला हो गया मिजोरम का। तो याद हो गया आपको। तो कॉफ़ी वाला का है नागालैंड, जैसे कि ये हो जाएंगे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो जाएंगे। ये हो गया त्रिपुरा। तो त्रिपुरा वाले में क्या हुआ, त्रिपुरा में वो हुआ ना, यहाँ पाइनएप्पल के लिए, कॉफ़ी वाला नागालैंड ये हो गया, यहाँ कॉफ़ी के लिए हो गया, अरुणाचल प्रदेश ऊपर वाला एरिया हो गया, ये हो गया कॉफ़ी के लिए। ठीक है, और मिजोरम हो गया इस साइड। तो मिजोरम में क्या है, अदरक के लिए। फिर आ जाते हैं इंडिया और इटली के बीच स्पेशल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप साइन हुई। 2027 को क्या मनाएंगे, ये कल्चरल टूरिज्म ईयर मनाएंगे 2027 को। फिर इनोवेट इंडिया सेंटर बनाया जाएगा, इनोवेशन से रिगार्डिंग है रिसर्च डेवलपमेंट, इनोवेट इंडिया सेंटर। फिर 2029 तक क्या करना है, ट्रेड को 20 बिलियन यूरो तक लेके जाना है 2020 तक। फिर रिसेंटली फिर इंडिया और यूएई के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, इंडिया और यूएई के बीच। ठीक है, जिसमें यूएई इन्वेस्टमेंट करेगा $5 बिलियन का। और एक चीज़ और है, स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व एग्रीमेंट। इंडिया में ना पेट्रोलियम को रिजर्व करने के लिए अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है तो उसके लिए भी एक एग्रीमेंट किया है। ये कंपनी है इंडिया की, और ये है दुबई की, ADNOC, ये दुबई की कंपनी है यूएई की, और ये ISPRL, ये जो कंपनी है स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड करके ये कंपनी है। तो इन दोनों के बीच भी एग्रीमेंट हुआ। फिर आगे आते हैं अभय। अभय क्या है, ये AI बेस्ड सिस्टम है साइबर फ्रॉड्स को कॉम्बैट करने के लिए, CBI ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया पूछ लेगा ना एग्जाम में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने लॉन्च किया नहीं, CBI ने लॉन्च किया इसको। अभय। या फिर आगे आते हैं स्वीडन। हाँ, इंडिया और स्वीडन के बीच MOU साइन हुआ विनस के लिए, विनस ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, विनस पे हम मिशन भेजेंगे ना 2028 में। ठीक है, तो लॉन्च किससे किया जाएगा इसको, LVM-3 से किया जाएगा ना लॉन्च।
वीनस के बारे में कुछ एक दो फैक्ट और बताते हैं। ये काफ़ी हॉटेस्ट प्लेनेट है क्योंकि सन के सेकंड क्लोजेस्ट है ना ये, हॉट, तो सबसे ज़्यादा गर्म प्लेनेट यही है। टेम्परेचर कितना है इसका? 465 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसका। और 243 दिन लगाता है ये सन को जो है रेवोल्यूशन में, ठीक है। और एक चीज़ और है, इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है वीनस को, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, ठीक है। फिर आता है कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड। कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड इंडिया चेयरमैन बनाया 26 से 28 के लिए। है क्या? ये टेक्निकल बॉडीज़ है आईटी से रिलेटेड स्टैंडर्ड सेट करने के लिए। 1990 के करीब इसको स्टैब्लिश किया गया था, 1994 में। फिर इसका नाम चेंज करके 99 में कुछ ये किया गया, कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड। तो इंडिया चेयरमैन बना है 26 से 28 के लिए। फिर आता है ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। ये इंडिया ने नॉर्वे के साथ किया है साइन। यहाँ इंडिया लिखना छूट गया है। ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में, जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए जापान के साथ कर रहे हैं, बैटरी स्टोरेज के रिसाइकलिंग के लिए वो ब्रिटेन के साथ कर रहे हो। तो यहाँ ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जो है नॉर्वे के साथ है, ठीक है। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, तो आपको पता है ना, टैक्सेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये किसने स्टार्ट किया है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी शिप निकल के जाएंगे तो उनको टैक्स पे करना होगा। तो ये कौन कर सकता है? पर्शिया किसका नाम है? एंशिएंट नेम ईरान का, ठीक है। हाँ एक चीज़ और है, आपको यहाँ मैं मैप शो करूँगा उसका, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में पूछा जा सकता है ना कि कौन कौन से, लास्ट ईयर इन्होंने क्या पूछा था, यूपीएससी ने पूछा था बल्कि, पर्शियन गल्फ से कौन कौन से कंट्री लगते हैं, या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करना पड़ेगा शिप को, तो कौन कौन से कंट्री को वहाँ से निकलना पड़ेगा, कौन से कंट्री से टच करता है बॉर्डर। जैसे कि चलो मैं मैप बना देता हूँ ना यहाँ, एक सेकेंड। अब जैसे कि ये हो गया ईरान ऊपर की साइड, ये हो गया ईरान, ठीक है। ये हो जाएगा पर्शियन गल्फ, एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर्शियन गल्फ है ये, तो ये ईरान का बॉर्डर हो गया। यहाँ एक कंट्री है, ये है कुवैत। कौन सी कंट्री है? कुवैत। इधर ये सऊदी अरब हो गया, ठीक है। फिर एक कंट्री और है बहरीन, सेकंड नंबर पे आ जाएगा बहरीन। फिर यूएई आ जाएगा, फिर आ जाएगा ओमान, ये आ जाएगा ओमान, ठीक है। तो कौन कौन से कंट्री हो गए? इधर ईरान हो गया, इधर बहरीन हो गया, ठीक है, इधर कुवैत हो गया, इधर बहरीन हो गया, फिर यूएई हो गया, फिर ओमान हो गया, फिर सऊदी अरब हो गया, ये पर्शियन गल्फ हो गया, ठीक है। और ये अरेबियन सी हो जाएगा, फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो जाएगा ये। तो एग्जामिनर ये क्वेश्चन बना सकता है यहाँ से, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इंडिया ने वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया, हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने। ये साउथ कोरिया में है। कहाँ है? कोरियन वॉर जो हुआ था 1950 और 53 के बीच, उसके रिगार्डिंग है। इंडियन वॉर मेमोरियल साउथ कोरिया में है, राजनाथ सिंह ने इसको उद्घाटन किया। फिर आगे आते हैं, हाँ, 11th सांडा वर्ल्ड कप। सांडा ये किस गेम से रिगार्डिंग है? आपने पता है ना, चाइनीज मार्शल आर्ट है वुशु, चाइनीज मार्शल आर्ट, उसके रिगार्डिंग है। तो ये मकाऊ चाइना में हुआ। इंडिया ने इसमें 5 मेडल जीते। फिर आगे आते हैं सीबीएसई। हाँ, सीबीएसई ने 1 जुलाई 2026 से क्या कर दिया है, मिनिमम 3 लैंग्वेज में चूज़ करना होगा 9th-10th में। 9th-10th की क्लास में मिनिमम 3 लैंग्वेज, जैसे एक हिंदी पढ़ रहे हैं हम, एक इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो एक कोई लैंग्वेज और चूज़ कर सकते हैं। फ्रेंच वगैरह सीख लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहता ना, जितनी लैंग्वेज आए। फिर ईस्ट रीजनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस, ईस्ट रीजनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस, तो ईस्ट में ही होगा ना कहीं, तो भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा। फिर इंडिया में गूगल और यूनिसेफ दोनों मिलकर क्या करेंगे? एआई एजुकेशन के लिए काम करेंगे। तो कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? गूगल एंड यूनिसेफ। फिर आगे आता है अनमैन एरियल व्हीकल्स लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल, किसने लॉन्च किया? ये डीआरडीओ ने, ठीक है। और कुरनूल में एरिया जो है, कहाँ लॉन्च हुआ? कुरनूल, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म आप याद रख सकते हैं, ULPGM-V3। तो है क्या ये? अनमैन एरियल व्हीकल्स लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल। हाँ, फिर ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ह्यूमन एंड एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट सेंटर, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट सेंटर कहाँ? पलामू टाइगर रिजर्व। कहाँ है? झारखंड में, पलामू टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, एलिफेंट से रिलेटेड ना, काफ़ी ज़्यादा एलिफेंट को किल किया जाता है उसके आइवरीज के लिए, उसके दांत के लिए।
ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट है माइक, 97 में स्टार्ट हुआ था ये साइट्स के द्वारा। किसके द्वारा? साइट्स। माइक प्रोजेक्ट है, मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, साइट्स के द्वारा इसको स्टार्ट किया था 97 में। तो इंडिया में 10 कॉरिडोर को आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, इंडिया में 10 कॉरिडोर्स बनाए गए हैं एलिफेंट के लिए। शिवालिक, नीलगिरी, वायनाड, ऐसे 10 हैं टोटल। फिर आगे आते हैं। जो आरबीआई ने ना, आरबीआई को जो अर्निंग्स होती है ना, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना होता है। तो 2025-26 में कितना किया गया इन्होंने? तो 2.86 लाख करोड़, कितना किया गया? 2.86 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ये सेक्शन भी आप याद रख सकते हैं, आरबीआई जो एक्ट है 1934 का, सेक्शन 47, सरप्लस प्रॉफिट जो है ट्रांसफर किया जाएगा इसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग। अभी रिसेंट में ना बांग्लादेश का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है चाइना। आपको पता ही है आज के टाइम पे जो गवर्नमेंट है उसकी काफ़ी क्लोजनेस है चाइना के साथ, काफ़ी डिफेंस डील वगैरह, काफ़ी पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बीआरआई प्रोजेक्ट वगैरह साइन किया हुआ है। तो बांग्लादेश जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है चाइना का। सेकंड नंबर पे इंडिया है, फिर यूएस से है। ठीक है, फिर आगे आते हैं। हाँ, 24 मई को 75वां फिट इंडिया संडे मनाया गया, और इस डे को कॉमनवेल्थ गेम डे भी मनाया जाता है 24 मई को। फिर आगे आता है यूनिक्स मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट्स ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। ये क्या है? उम्मीद। इसको लॉन्च किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने न्यू दिल्ली में। इसमें क्या है, जीन थेरेपी वगैरह की जाएगी, आरएनए थेरेपी, रेयर डिसीज के रिगार्डिंग कुछ। यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर, उम्मीद, इसको न्यू दिल्ली में लॉन्च किया। तो इसका रिलेशन यही पूछेगा एग्जामिनर, इस उम्मीद का रिलेशन किससे है? तो इनहेरिटेड डिसऑर्डर आपको याद रख लेना है, जीन थेरेपीज, आरएनए थेरेपीज की जाएंगी, थेरेपी। ठीक है। फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी किसको मिली? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मिली, लंदन का है ये। ठीक है। फिर क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई, फॉरेन मिनिस्टर की न्यू दिल्ली में 26 मई को। इसमें कुछ प्रोजेक्ट वगैरह लॉन्च किए, एक तो अंडर सी केबल्स हो गया, और एआई इंगेज एग्रीकल्चर से, एआई इंगेज एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग है। फिर इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्वेलेंस कॉर्पोरेशन, यूएनसी क्लोज, ये सब पे बात की गई। फिर स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट किसके रिगार्डिंग है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट। और ये क्या करेगा? अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर एरियाज में हम इंस्टॉल करेंगे ड्रोन, रडार, कैमराज, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे हम, स्मार्ट बॉर्डर। फिर आता है क्यूरियस दी, हाँ, क्यूरियस एंड क्लासिफिकेशन, क्यूरियस एंड क्लासिफाइड ये बुक है। क्यूरियस एंड क्लासिफाइड ये जो बुक है, ये हमारे जर्नल थे मिलिट्री के, पहले चीफ थे आर्मी के, मनोज मुकुंद। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवणे, ये आपको नाम याद रख लेना है, क्योंकि किसी फेमस पर्सन की अगर बुक आती है तो पूछा जाता है एग्जाम में। पीएम आवास योजना ग्रामीण के बारे में बताता हूँ मैं। इसमें 10,021 करोड़ रुपये भी इसको इशू किया गया है 12 स्टेट के लिए, जिसमें घर बनाए जाएंगे, पक्का घर ग्रामीण के लिए। और 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। उसका मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। लेकिन सिमिलर स्कीम पीएम आवास योजना अर्बन भी चलती है, तो उसका मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर। कौन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर? ये 2016 में लॉन्च हुई थी, ये 2015 में लॉन्च हुई थी आवास योजना 15 वाला। ठीक है। और इसमें 1 करोड़ घर बनाने हैं, इसमें कट गया है, 1 करोड़ घर बनाने हैं, जो 2024 में लॉन्च हुई है 2.0, 5 साल में इसका टारगेट है। फिर ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन वन लाइनर आपको याद कर लेने होते हैं, हमेशा आते हैं। फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर फर्स्ट फीमेल फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी? सानिया, सानिया बनी एयरफोर्स की। फिर ये बिहार के सांसद हैं राज्यसभा से, मनोज झा। इनकी बुक है प्रेज ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स। कौन है? प्रेज ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स, इतना ही पूछा जाएगा एग्जाम में। अभी डब्ल्यूटीओ के कितने मेंबर हैं आपको पता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये 95 के करीब बनी थी बॉडी, उरुग्वे वगैरह का, उरुग्वे करके जो नेगोशिएशन स्टार्ट हुई थी। इसके 166 मेंबर है, 166 मेंबर हैं डब्ल्यूटीओ के। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी है। तो अब ये कंट्री है इथोपिया, इंडिया फेवर करेगा इसका मेंबर बनने में डब्ल्यूटीओ के। इथोपिया कंट्री अफ्रीका का कंट्री है, लैंडलॉक, जो जो इस वाला एरिया है ना, वेस्टर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका में, जैसे इरिटिया हो गया, दिजुबिती हो गया, अरेबियन सी से लग रहे हैं ये वाले कंट्री, बट ये इथोपिया जो है लैंडलॉक कंट्री है, इस साइड आ रहा है।
तो इथोपिया के बारे में एक चीज़ और याद रखनी है आपको, ये रिफ्ट वैली का पार्ट है। रिफ्ट वैली यहाँ से होकर गुजरती है और दनाकी डिप्रेशन इथोपिया में। तो इंडिया वोट करेगा फेवर में इसके मेंबर में बनने में। फिर इटली के डिफेंस मिनिस्टर गाउडे क्रोसिटो गाउडे क्रोशिटो ये अभी विजिट किए इंडिया में, मानेक शॉ सेंटर जो नई दिल्ली में है, डिफेंस मिनिस्टर इटली के। फिर यूरोपा लीग के चैंपियन कौन बने? फुटबॉल का है ये, यूरोपियन यूनियन में। तो एस्ट्रोन वेला इंग्लैंड का जो फुटबॉल क्लब है इसने जीत लिया इसको। एससी फेडसिलबर्ग ने इसको ये हार गया इसमें, ठीक है। एस्ट्रोन विला जो है इंग्लैंड का है, ये जीता है यूरोपा लीग चैंपियनशिप। फिर ये आपको याद रखना है अच्छे से, गोविंदर सिंह, ठीक है। ये कौन है ये? इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है 100 मीटर में, 10.09 सेकंड में सिर्फ इन्होंने 100 मीटर को अचीव किया है। और रेस में जो है किसका था रिकॉर्ड 100 मीटर में? हुसैन बोल्ट का, वो है 9.0635 सेकंड में। ये 2012 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें बना था इन्होंने। तो गोविंदर वीर सिंह आपको नाम याद रखना है। फिर आता है ऑपरेशन नवजीवन, ये नक्सलिज्म के रिगार्डिंग है। ये ऑपरेशन नवजीवन झारखंड में लॉन्च हुआ है, ऑपरेशन नवजीवन, ठीक है। आपको पता है मई में जो है बिहार ने नक्सल फ्री डिक्लेयर कर दिया अपना आपको, मुंगेर था लास्ट डिस्ट्रिक्ट। फिर एक आरबीआई ने पैनल बनाया है क्यू सेफ 8 मेंबर का पैनल है जो कमेटी है, ये क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज़ वगैरह करेंगे। फिर है संघमित्र, ये कौन है? ये वार्डशिप है संघमित्र। आपको पता है अशोक की जो डॉटर है उसके नाम पे है ये संघमित्र वार्डशिप है ये। इसको डेवलप किया GRSE और गोवा शिपयार्ड, ये कोलकाता में है, ये गोवा में है, इन दोनों ने मिलकर किया इसको डेवलप, संघमित्र। और इस पर एम्बलम वगैरह इंस्टॉल किया हुआ जो है, उस पर सप्तऋषि बना हुआ है, जो इस पर चिन्ह बना हुआ है फ्लैग, उस पर सप्तऋषि बना हुआ, और रेड वाइट लाइट हाउस। यही याद रखना, ये वार्डशिप है ये। पहली हाइड्रोजन ट्रेन, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई है, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री ने बनाया है इसको, जो चेन्नई में है, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई। और जिंद से सोनीपत के लिए चलेगी, जो हरियाणा में है। 120 किलोमीटर का रूट है जिंद टू सोनीपत, ठीक है। टेक्निकल रिसर्च स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको टेक्नोलॉजी दी है। हाइड्रोजन के बारे में आपको पता है ना, ये हाइड्रोजन को जब जलाया जाता है ना, वो सिर्फ वाटर वेपर प्रोड्यूस करता है, तो इमिशन 0 होगा। फिर आगे आता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था, सुपर सना बैलून, सुपर प्रेशर जो बैलून है स्ट्रेटोस्फेयर में, इसको इंस्टॉल किया जाएगा। सना प्रोजेक्ट जो है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का। फिर कलादान मल्टी ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, इसमें क्या है, 1400 किलोमीटर की रोड बनाई जाएगी, ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है ये, 1400 किलोमीटर की, इंडिया म्यांमार और थाईलैंड के बीच है। कलादान मल्टी मॉडल, ये एग्जाम में बन सकता है कलादान प्रोजेक्ट के बारे में। तो कलादान रिवर का ओरिजिन का है चिन हिल, जो म्यांमार में है, ठीक है। फिर ये मिजोरम में भी फ्लो कर रही है, ठीक है। जैसे ये हो गया मैप, तो ये कलकत्ता से हम डायरेक्ट सितवे पोर्ट की ओर मूव कर सकते हैं। सितवे पोर्ट पे ये रिवर ड्रेन हो रही है, यहाँ से आ रही है ये। फिर 539 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस हो जाएगा कलकत्ता से सितवे पोर्ट की ओर, ठीक है। तो ये पूछ लेगा कलादान कहाँ है मल्टी प्रोजेक्ट। तो ये जो रिवर का नाम है कलादान, तो ये इंडिया म्यांमार के बीच है। बट एक हाईवे हमने, ये हो गया जैसे बांग्लादेश, ये हो गया इंडिया, ये म्यांमार हो गया, और ये हो गया थाईलैंड, तो हमने 1400 किलोमीटर का हाईवे बना दिया है यहाँ। बस यही चीज़ आपको याद रखनी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है, और मई का करंट अफेयर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है यहाँ। फिर मैंने AEDO के पेपर्स को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ऑप्शन को काफ़ी, वो वीडियो आप जाके जरूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।